स्ट्रेटजी के लिए अब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं ना। मैं अपने 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो उसको फॉलो करिएगा। ये सब आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए और सबका काम क्या होता है और किस मटेरियल से बना होता है, ये सबसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आप उठा के देख लीजिएगा कभी भी। कम से कम इसी से आपको 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक से। हमको लगेगा अरे ये तो हमसे ऐसी बन जाता है, ये तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है, एकदम फिक्स है इससे क्वेश्चन आने का कि इसमें एमएमएफ क्या होता है, इसमें रिलक्टेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। पूरे इलेक्ट्रिकल में आपको यूनिट पर ध्यान देना है। एक क्वेश्चन फिक्स है, इल्यूमिनेशन। इस पूरे यूटिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। आपको बेटा इस पेपर में ये चीज मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरे को बनाना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि एक अच्छा एस्पिरेंट वो होता है ना, इसके लिए क्लासेस पूरी चलती है। राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आपको पता है कि टेक्निकल की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पर किस लेवल पे टेक्निकल की क्लासेस चल रही है, यहाँ मतलब राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हम लोग चर्चा करने आए हैं वो है भाई एसएससी जेई का। जो एसएससी जेई आपको मालूम होगा कि नवंबर में कभी भी हो जाता है भाई, नवंबर दिसंबर में इसका डेट रहता है। तो एसएससी 2025 का जेई का जो स्ट्रेटजी होगा ये क्या हो सकता है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे होगा, किस टॉपिक पे ज्यादा चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा बेटा कि जो एसएससी जेई का जो सीबीटी 1 होता है ना, उस पे 2 सेक्शन होते हैं। जैसे सेक्शन ए का बात कर रहा हूँ, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी होता है, ठीक है। अभी मेंस का बात नहीं कर रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी सीबीटी 1 का बात कर रहा हूं। क्योंकि जब आप सीबीटी 1 निकालेंगे तभी आप सीबीटी 2 देने लायक होंगे, ठीक है ना। तो इस जगह जब मैं सेक्शन ए का बात कर रहा हूं तो इसमें आप देखेंगे भाई, यहाँ पर आपके पहला नंबर होगा जो रीजनिंग का क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन रहते हैं भाई, है ना, 50 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं भाई जनरल स्टडीज। तो इस जनरल स्टडीज में ना आपके पूरे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप देखेंगे स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा कि आप देखेंगे इसमें ना पूरे के पूरे ना आपके जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये और साइंस एंड टेक, साथ में जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स के सेशन होते हैं। और इसके कुछ पार्ट ना आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल से भी मिल जाते हैं। जनरली नेशनल ही होते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे। ये भी टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप देखेंगे ये 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आप कितने मिनट में बनाना पड़ता है, 60 मिनट में। ऐसे यहाँ पर सेक्शन बी होता है। मैं अभी इलेक्ट्रिकल का बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन होंगे भाई 100 क्वेश्चन, टोटल कितने मिनट रहते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो आप बोलेंगे भाई कि 200 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में बनाने रहेंगे, 120 मिनट में बनाना रहेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी जानने से पहले ना पेपर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमको करना क्या है, हमारा चीजें, हमारा गंतव्य और मंतव्य क्या है। ये हम बिना जाने हम कैसे इस चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस जगह पे जब आप ये सब चीजें देख रहे हैं तो आपको ये पता चला कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर भाई स्ट्रेटजी के लिए अब मैं बता रहा हूं कि क्या क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं ना। आप यही फॉलो करें ये जरूरी नहीं है भाई। ये मैं अपने 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। अगर आपको ठीक लगता है तो उसको फॉलो करिएगा, वरना आप तो अपने से कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्ट्रेटजी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप हमारा आएगा भाई, स्टेप नंबर 1 होगा आपको पूरे एसएससी के सिलेबस को पूरा पढ़ना है भाई। सिलेबस को, बस ये नहीं कि भाई पूरा डीप में चलेगा, ऐसा नहीं। सिलेबस को पहले आपको पूरा पढ़ना है कि हमारा एसएससी का सिलेबस है क्या। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है और कुछ नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे तो उस जगह पे क्या कुछ नए टॉपिक्स को ऐड तो नहीं किया गया है, पहले के जैसा तो नहीं है। ये सारा चीजें आपको देखना है भाई, है ना। इसके बाद दूसरा नंबर अगर मेरे को बोलना है तो स्टेप नंबर 2 होगा कि सेक्शन ए को हमको कवर करना है भाई। सेक्शन 1 में जो हमारे रीजनिंग के पार्ट होते हैं और जीएस के पार्ट होते हैं, इसको कवर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कभी भी किसी भी एग्जाम को देते हैं ना, ये सारे बच्चों के लिए है भाई, ये सारे बच्चे लोग के लिए जो अभी ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करके निकले हैं और जो 1-2 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया है, उनके लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई, अगर मेरे को पता है कि 50 क्वेश्चन जीएस के हैं भाई, जीएस के जो है इसको ज्यादा से ज्यादा मेरे को कितना समय देना है भाई, 10 मिनट देना है। 10 मिनट मेरे बहुत होते हैं 50 क्वेश्चन के लिए। आप बोलेंगे सर 10 मिनट थोड़ा कम समय नहीं है, आप ले लीजिए बेटा 2-3 मिनट और ज्यादा ले लीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अगर आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और 4 ऑप्शन अगर आपको दे रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको 10 सेकंड लगेगा उसका आंसर देने में। हाँ, आपको नहीं पता है और आप बैठ के सोचते रहेंगे कि शायद मेरा ये आंसर हो सकता है, तो आपका समय जाएगा, क्योंकि आप समय अपना देख लीजिएगा बेटा, 120 मिनट है आपके पास और पूरे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए ना 0.3 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा देखिएगा, 1 सेकंड में भी मतलब आप अगर देखेंगे तो 1 मिनट के मतलब आधे मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए 10 मिनट काफी होते हैं बेटा। आपको थोड़ा जितना समय लेना है ना बेटा, 40 मिनट अगर आपको लेना है, तो ये 40 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अगर आप नए हैं, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, तो आपको रीजनिंग बनाने में ज्यादा 30 मिनट का समय लगेगा बेटा। आधे घंटे में आप 50 क्वेश्चन पूरा रीजनिंग के अच्छे से बना सकते हैं। रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, आप चीजें बहुत इजीली वे में बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस रहना है, तो ये चीज मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं भाई, अभी जो प्रैक्टिस कर ली है उनके लिए। अब जो सेक्शन बी का बारी आता है ना, यही हमारा सबसे बड़ा खेला करता है बेटा, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर 30 मिनट और 10 मिनट 40 मिनट आपने यहाँ दे दिया सेक्शन 1 में, तो आपके पास जो अगला बचेगा ना वो होगा बेटा सेक्शन बी। और सेक्शन बी प्योर इलेक्ट्रिकल होता है, अगर सिविल वाले हैं तो सिविल का देंगे, मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का देंगे। तो सेक्शन 1 इलेक्ट्रिकल का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब आपके पास समय कितना बच रहा है बेटा, 50 मिनट बच रहा है। तो इस 50 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको ट्राई ये करना है कि 1 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम बनने चाहिए। तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन थ्योरी होंगे। तो आपको जो सबसे ज्यादा बन रहा है ना न्यूमेरिकल, अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा सा है, मैं बोला भाई सिंक्रोनस स्पीड पर न्यूमेरिकल आ रहा है, ns = 120 f/p से आ रहा है, आप तुरंत बना दिए इसको। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं 3-4 फॉर्मूला यूज करके मेरे को वो बनाना पड़ रहा है, तो उस चीजों को आप स्किप करके जो 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है उसको पहले आप कर दीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा बेटा, ये पेपर ना सिर्फ नॉलेज बेसिस पे नहीं निकलता है कि आपको कितना नॉलेज है, इस बेसिस पे ये पेपर कभी नहीं निकलेगा। ये पेपर निकलता है स्मार्ट वर्क प्लस स्ट्रेटेजी से। आप कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही बना रहे हैं, उस बेसिस पे ये पेपर निकलता है, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि भाई इसमें लिखा है सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रिकल का पार्ट बी का, आप देखिएगा लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये जो पहला पार्ट दिया है ना बेटा, ये जो दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारे स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही और कुछ नहीं भाई, बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल है। इस चीज को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो ये जो पास आउट हुए हैं और जो पहले से पढ़ लिए हैं, कम से कम इसी से आपको 20 से 22 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिक से। हमको लगेगा कह रहे ये तो हमसे ऐसी बन जाता है, ये तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है बेटा, आपसे केवीएल लॉ ही फंस जाएगा, आपसे केसीएल लॉ ही फंस जाएगा वहां पे बनाने में। आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एकदम इसको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए उसमें लिखा है मैग्नेटिक सर्किट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको दूसरा नंबर मिलेगा मैग्नेटिक सर्किट। एकदम फिक्स है इससे क्वेश्चन आने का कि इसमें एमएमएफ क्या होता है, इसमें रिलक्टेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। पूरे इलेक्ट्रिकल में आपको यूनिट पर ध्यान देना है, बार बार समझा रहा हूं, यूनिट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, ठीक है। तीसरा नंबर है, आप देखेंगे भाई एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल मतलब क्या है, जो पूरे एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट के आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करके जाने हैं। न्यूमेरिकल्स क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, टाइम पीरियड, ये सब वाले। और मैं बोला भी हूं आपको कि कभी भी जा रहे हैं तो 1/π और 1/2π इसकी वैल्यू पढ़ के जाइएगा बेटा। 1/√2 जैसे मैं बता देता हूं 0.707 होता है, 1/√3 0.577 होता है। ये सब चीजें आपको याद रहेगा ना, तो आप न्यूमेरिकल बनाने में आपको कभी कोई झंझटें नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप जैसे 1/2π हर जगह यूज होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं 0.519, ये इसका आंसर रहता है। तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सब आपका कहाँ काम आएगा, न्यूमेरिकल चीजों को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं।
अगला जो टॉपिक होता है उसमें लिखा है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे ही ये मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बात आता है, इमामी इसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी बहुत अच्छा पोर्शन कवर करता है बेटा। इसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के बेसिक प्रिंसिपल, अगर उसका कुछ फॉर्मूला है तो वो पढ़ना है, पीएमएमसी, ईएमएमसी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के सारे टॉर्क के समीकरण। अगर इसमें आपको जो देखना है वो सबसे पहला नंबर तो रहता है बेटा एरर बेसिस पे क्वेश्चन आता है। मैं बोलूंगा भाई, अगर आपसे पूछ लिया गलती से कि पैरेलक्स एरर किस में आता है, पैरेलक्स एरर कौन से एरर में आता है, क्या ये ग्रॉस एरर में आता है, क्या ये ऑब्जर्वेशनल एरर में आता है, क्या ये सिस्टमैटिक एरर में आता है, क्या ये इन्वायरमेंट एरर में आता है, तो आपको बताना है भाई कि ग्रॉस एरर किस में आएगा, ग्रॉस एरर में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट में आपको ये सब चीजें बताना है, पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन, अब जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन बोलता है ना, तो अब इसमें हम लोग के लगभग सारे मशीन आ जाते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग का सबसे पहला नंबर आता है भाई ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर एक अच्छा खासा किसी भी एग्जाम में वेटेज रखता है। अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा ना, तो ये ट्रांसफॉर्मर से पहले मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन को छोड़ना नहीं बेटा। हमको लगता है कि अरे ये तो ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन, ये तो हम बता देंगे कि ये कोर होता है, ये फ्लक्स होता है, ऐसा नहीं बेटा। ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट किस मटेरियल से बना रहता है, कहाँ लगा होता है, उसका वाइंडिंग किससे बना होता है, क्या काम करता है, ये सारा चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ब्रीथर क्या काम कर रहा है, कहाँ लगा होता है, कंजर्वेटर क्या काम करता है, रिले कहाँ लगा होता है, बुकोल्स रिले को ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं, ये सारा चीजें आपको कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। इसमें आपको लॉसेस के बारे में पूरा पढ़ना है कि कौन सा लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, कौन सा लॉस वेरिएबल लॉस होता है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की स्थिति में क्या आता है, आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है। इसका फुल लोड केवीए का जो सूत्र आता है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है भाई, ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर को पटलित क्यों करते हैं। तो ये सारे जगह पे जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो इस जगह पे आपको जो फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन करके निकला है उसके लिए आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, ये होता है भाई वीके मेहता की बुक। आप इस जगह पे इस बुक से आप पूरे बेसिक्स को आराम से आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आपका चीजें बहुत स्मूथ चलेगा। ठीक है ना, इस सारे चीजों से आपको पहले थ्योरी पढ़ना है बेटा। जितने भी चीजें हैं ये सबको सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले तो इसके थ्योरी को कंप्लीट करना है, उसके बाद जितना टेस्ट हो सके आपको देना है बेटा। क्लियर है? अभी तक मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा स्टेप नंबर 1 समझ आया, स्टेप नंबर 2 समझ आया कि भाई रीजनिंग और जीएस को कैसे पढ़ना है। ठीक है, जैसे ही आप टेक्निकल स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही भाई आपको क्या करना है, पूरा का पूरा 11 से 12 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, एनालिसिस करना है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप नहीं बना पाएंगे बेटा, हमेशा फंसते रह जाएंगे। इसलिए हमको पूरे के पूरे चीजों को अच्छे से बनाना है। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर लिखा है, आप देखिएगा इसमें सारे आ गए बेटा, ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर सब आ गए। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स। इसके लिए क्लासेस पूरी चलती है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में। आपको पता है कि टेक्निकल की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है, आप आइए, पूरे के पूरे हम इसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर है सिंक्रोनस मशीन है, तो सिंक्रोनस मशीन बोल दे रहे हैं, मतलब क्या है, सिंक्रोनस मशीन बोल दिया मतलब इसमें मोटर और जनरेटर दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा आपको पूरा अच्छे से। इसमें सिंक्रोनस जनरेटर का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, कौन से पॉइंट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ लगते हैं, किस मटेरियल से बनते हैं, उनका कार्य कैसा है, ये सब के बारे में पढ़ना है। टॉर्क इक्वेशन पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में पढ़ना है। अगर कुछ जितने टाइप्स के वाइंडिंग यूज होते हैं, क्या कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है, क्या सिलिंड्रिकल वाइंडिंग होता है, ये सारा चीजें आपको देखना है बेटे सिंक्रोनस में। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि किस बेसिस पे हम यहाँ पे क्लास लेते हैं। उनको टॉपिक वाइज पूरे के पूरे पहले क्लास में ही ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, फिर उसके बाद उनको शीट भी दिया जाता है कि भाई उससे आपको बनाना है। आप अगर कोई होगा तो एक बार आप उस चीजों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किस लेवल पे टेक्निकल की क्लासेस चल रही है, यहाँ मतलब राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में किस लेवल पे टेक्निकल की क्लासेस हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है भाई जीटीडी, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही ट्रांसमिशन लाइन के पहले तो आप जनरेशन में अगर पढ़ेंगे तो सारे चीजों के बारे में पढ़ना है, पूरे पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये सब जितने हैं सबसे हम पावर को जनरेट करते हैं। तो किसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, किसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये आपको प्लांट बेसिस पे पढ़ना है। मैं आपको बोलूंगा पेन स्टॉक कहां यूज होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में। मैं आपको बोलूंगा भाई इकोनोमाइजर क्या काम करता है, तो ये थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। मैं बोलूंगा, आप नाम सुने होंगे बेटा, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर का ये सीक्वेंस रहता है बेटा, SEAC। अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछता है पेपर में, तो आपको एकदम पूरा डिटेल में जाके पढ़ के इसको एक बार बाहर निकल के पूरे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। जनरेशन में पूरे प्लांट्स के बारे में पढ़ने हैं। इसी में आपको पूरे के पूरे कुछ डेफिनेशन है, जैसे लोड कर्व, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये कोइंसिडेंस फैक्टर, ये सब जितने भी है, किसका मान 1 से ज्यादा होता है, किसका मान 1 से कम होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये सबसे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ठीक है। नंबर 3 आप देखेंगे भाई ट्रांसमिशन में, तो ट्रांसमिशन में आपको पढ़ना है बेटा कंडक्टर्स के बारे में, केबल्स के बारे में, पूरा ट्रांसमिशन लाइन के केबल क्या होते हैं, अंडरग्राउंड केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके सिलबास करके होता है, आपको मालूम होगा बेटा, CILBAS। तो इसमें C कंडक्टर, ये इंसुलेशन शीट, ये लेड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ये सब आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए, और सबका काम क्या होता है और किस मटेरियल से बना होता है, ये सबसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आप उठा के देख लीजिएगा कभी भी, ठीक है ना, हर बार पूछता हुआ है। उसके बाद जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का बारी आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको HVDC के बारे में पढ़ना रहेगा कि कितने टाइप के हम लोग 2 पोलर लिंक होता है, 1 पोलर लिंक होता है, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा बेटा। ये पूरे के पूरे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है। क्लियर है। फिर अगला आपको मिलेगा यहाँ पर बेटा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आपको सिर्फ और सिर्फ ना, मैं बोल रहा हूं, IE रूल आप अच्छे से पढ़ के चल जाना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये आपको ना ITI के बुक में मिलेगा बेटा। अब ITI का बुक कहाँ है, आप नेट पे सर्च मारेंगे, ITI का IE रूल आपको मिल जाएगा। उसमें करीब नहीं भी तो 25 से 30 रूल है। आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेटा कि अगर मैं कहीं पे स्विच, जो कनेक्टिंग स्विच रहता है जहां पे मैं पूरे बटन वटन रहते हैं, तो वो कितने मैक्सिमम पावर रेटिंग का हो सकता है, फ्रीक्वेंसी को IE रूल के द्वारा कितने तक हमको दिया गया है, जैसे +-3 जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, ऐसी अधिकतम वोल्टेज कितना होता है, पंखे को मैं कितना हाइट पे लगाऊंगा, लाइट को कितना हाइट पे लगाऊंगा, ये सारा चीजें IE रूल बताता है। तो इसमें आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, IE रूल पे। ठीक है, इसको पहले अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपको अगर कुछ और दिखता है तो आप जरूर पढ़िएगा, अर्थिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रल के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या यूज करते हैं। कुछ अगर मेरे इक्विपमेंट्स है कि जैसे मैं टेस्टर यूज करता हूं, मैं कटिंग प्लायर यूज करता हूं, तो ये सारा चीजें एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब ITI के सिलेबस होते हैं। JEE वाले इसको नहीं पढ़ते, JEE वाले डिप्लोमा में पढ़ते हैं, जो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग 5th सेम या 6th सेम में आप पढ़ते होंगे, उसी चीज को वापस यहाँ पे फिर से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन में, आपको पूरा का पूरा हीटिंग पढ़ना है बेटा। यूटिलाइजेशन में हीटिंग एक क्वेश्चन फिक्स है। इल्यूमिनेशन, इस पूरे यूटिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। इसी में आपको पूरे लाइट के स्कीम के बारे में पढ़ाएगा, इसी में आपको लाइट के प्रकार के बारे में बोलेगा। तो ये सब चीज आपको देखना है इल्यूमिनेशन से। ठीक है, इसी में आपको मिलेगा भाई, ये थोड़ा सा आप इसमें ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, लोकोमोटिव जिसको में पढ़ते हैं कि ट्रेन का नंबर ऐसे दे देगा 3, 5, A, 2, D ऐसे करके दे देगा, तो ये इंजन के ऊपर क्या नंबर लिखे रहता है, 25 kV AC क्या होता है। इसी में आपको कैंडो सिस्टम भी पढ़ना है बेटा। कैंडो सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आता है, फ्लाई व्हील से बहुत क्वेश्चन आता है, और सारे थ्योरी आते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। सिर्फ आपको एक बार थ्योरी पढ़ना है और 10 बार आप एक ऑब्जेक्टिव बना देंगे ना, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये आंसर है। क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको वेल्डिंग का भी पोर्शन है। वेल्डिंग, तो वेल्डिंग को अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मैकेनिकल का पार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरा दुनिया भर का वेल्डिंग नहीं पढ़ सकता, इससे अच्छा इस वेल्डिंग को आप छोड़ दीजिए। आपको बेटा इस पेपर में ये चीज मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरे को बनाना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि एक अच्छा एस्पिरेंट वो होता है ना जिसको पता होता है कि मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरा समय खपेगा, लेकिन मैं इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो मेरा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास समय होगा तो भले आप बना लीजिएगा। क्लियर है। और लास्ट टॉपिक आपका रहता है बेटा यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मालूम होगा बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वही नॉट गेट, एंड गेट के बारे में पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है, एडर, सबट्रैक्टर, सीक्वेंशियल सर्किट जितने टाइप के होते हैं ये सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना रहेगा। खासकर इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो कन्वर्जन अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ में उसके बाद आपको थोड़ा सा चालू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सेमीकंडक्टर पढ़ना है बेटा, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये दोनों क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट जो पंच संयोजक अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ये सब आपको इसमें सेमीकंडक्टर में देखना है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं बेटा डायोड पढ़ने, तो डायोड के प्रकार, डायोड कैसा काम करता है, डायोड का अभिलक्षण क्या है, डायोड का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो डायोड में बहुत सारे आते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, डायोड की पूरी फैमिली है बेटा, तो उस डायोड को जरूर देख के जाना, साथ में सारे फैमिली के सिंबल, ठीक है ना, उस साथ में सारे फैमिली के सिंबल पढ़ के जाना आपको। उसके बाद आता है रेक्टिफायर, एक क्वेश्चन फिक्स आता है, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का कंपैरिजन होता है, चार्ट है, सिर्फ वो चार्ट को पढ़ लीजिए आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद है रेक्टिफायर के बाद ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इससे आता है बीजेटी जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है वो, जेएफईटी, इससे ये सब का थ्योरी क्वेश्चन पूछता है बेटा, कोई न्यूमेरिकल नहीं देता, न्यूमेरिकल देता है ये वाला अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये सबसे अल्फा बीटा गामा के क्वेश्चन बना के देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, इसके बेसिक चीजें आपको देख के जाना है। सबसे ज्यादा चॉपर और एससीआर, ये दो को बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा। चॉपर को, कौन सा चॉपर है, स्टेप अप चॉपर क्या होता है, स्टेप डाउन चॉपर क्या होता है, स्टेप अप डाउन चॉपर क्या होता है, दोनों को आपको अच्छे से देख के जाना है। ये था भाई पूरा का पूरा हमारा एसएससी जेईई के 2025 को हम कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसको आराम से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इसको प्यार से देखिएगा। जो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं आप लगाइएगा। और ना ये सब पढ़ने के बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, स्पेशल मशीन, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में बता रहा हूं बेटा, स्पेशल मशीन। ये स्पेशल मशीन में आप बोलेंगे भाई रिलक्टेंस मोटर, आप नाम सुने होंगे बेटा, रिलक्टेंस मोटर क्या होता है। ठीक, उसके बाद में बोला रिपल्शन मोटर क्या होता है, रिपल्शन मोटर, खासकर इसके एप्लीकेशंस बेटा, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं कि कहां पे कौन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, ये आप इसके स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, 2024 के एसएससी जेईई के सीबीटी 1 में ये पूछा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी। ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। इसके बाद इसी में आएगा यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, फिर आता है भाई स्टेपर मोटर, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एसएससी जेईई के पेपर में पूछा हुआ है, इसरो के साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर में भी ये दिया हुआ है 2017 का, आप देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को मैंने डलवाया है। ठीक है, ये आपको एक मोटा मोटी बता रहा हूं। ठीक, आपको टेस्ट कहां से देना है बेटा, टेस्ट आपको अगर टेक्निकल का टेस्ट देना है तो आप टेस्ट बुक से दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, टेक्निकल के लिए सबसे बेस्ट है। आप दुनिया भर के टेस्ट को यहाँ पे देते रहिए और पूरे के पूरे अपने क्वेश्चंस को बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ भी और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये मेरा अपना राय था बेटा आपको बताने का, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं और कुछ बातें ऐड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, लेकिन सबका अलग अलग तरीका रहता है बेटा, कोई भी इस चीजों में आप बिल्कुल संदेह मत कीजिएगा। आप बताइए कि आपको कैसा लगता है कि भाई इस जगह पे मैं और क्या चेंजेस कर सकता हूं, या आपके अनुसार और क्या चेंजेस होने चाहिए, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बेटा, सीखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।